नमस्कार। लाइव इंडिया हर पल के विशेष कार्यक्रम भारत की बात में हम बात करेंगे पटना में जन सुराज यात्रा की और जन सुराज यात्रा किस तरह से समाप्त हुई और अगला कदम क्या कुछ होने वाला है। बता दें कि पिछले 21 महीनों से चल रहे जन सुराज अभियान को 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल बनाया जाना है। इसमें युवाओं की भूमिका और उनकी हिस्सेदारी पर चर्चा के लिए जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बैठक का आयोजन किया। आयोजन में पूरे बिहार भर से लगभग 20,000 युवा शामिल हुए। प्रशांत किशोर के स्वागत के लिए हजारों बाइक सवार युवा शेखपुरा हाउस पहुंचे। प्रशांत किशोर ने बिहार के अलग अलग जिलों से आए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जन सुराज बिहार के युवाओं की जिद है। जन सुराज उन युवाओं की जिद है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। जन सुराज हम सबका संकल्प है। बैठक में मौजूद युवाओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शैक्षणिक योग्यता को जन सुराज में नेतृत्व करने का आधार बनाया जाना चाहिए। इस पर पीके ने तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते हैं। देखिए, हम बात करेंगे पटना से संवाददाता संजय से हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पीके की जो बातें कही है, युवाओं को जो संबोधन किया गया है, जन सुराज यात्रा की बातें भी उन्होंने की और कई बातें उन्होंने युवाओं से की है। सबसे पहले हम उनको सुनते हैं। सुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जन सुराज एक व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जन सुराज को अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होइए। खड़ा होने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? तो जन सुराज जिद है युवाओं का, जन सुराज हमारा संकल्प है, जन सुराज एक नई व्यवस्था है। भी एक कंडीशन बनाया जाए। पिछले बैठक में 15,000 लोगों के बीच में सहमति नहीं बनी। शुरुआत हुआ बीए से, फिर लोग कहा नहीं भैया 12वीं, किसी ने कहा 10वीं, किसी ने कहा होना ही नहीं चाहिए। तो सारे लोग जरा सोच के बताइए कि क्या जन सुराज में पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई और डिग्री, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। भाई, जब हम सभा कराते हैं, लोग कहता है भैया होना ही चाहिए, और सभा खत्म होता है कहता है ना भैया कम कर दीजिए, ना तादाद भी छठा जाएगा। हम बोले हैं 1 घंटा शांति से रहिए। अब आपने कहा नहीं, पढ़ाई का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग 10वां फेल लोगों से के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। हम 10वां बोले हैं, 9वां नहीं बोले, 9वां नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? 10वां बोले हैं कि 9वां बोले हैं? प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं और वो नीतीश कुमार से जुड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जुड़े हैं और जन सुराज यात्रा, एक लंबे समय तक जन सुराज यात्रा भी निकाली। अब उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि 2 अक्टूबर को सीधे सीधे पार्टी बनाया जाएगा। औपचारिक घोषणा कर दी है, 2 अक्टूबर को ऐलान किया जाएगा पार्टी में। वो प्रशांत किशोर युवाओं को साधने के लिए एक युवा सम्मेलन का आयोजन करते हैं। और देखिए, 2025 में जिस तरह से बिहार में चुनाव होना है, उसको लेकर प्रशांत किशोर ने पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए, पूरा एक्शन में है और पूरी तरह से कमर कस ली है। हमारे साथ बिहार से, पटना से संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, प्रशांत किशोर ने
जिस तरह से शेखपुरा में युवाओं का सम्मेलन किया और युवाओं को कई ऐसी बातें बताई हैं, और सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए कि 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहती बिहार की जनता या युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। सीधे सीधे लगता है कि सीधे सीधे तेजस्वी पर हमला किया गया है, आरजेडी पर उन्होंने हमला करते हुए युवा वर्ग को इस तरह से उन्होंने बातें की हैं। जी बिल्कुल। देखिए अनिल, जिस तरीके से 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और जनसुराज एक पार्टी बनकर तैयार होगी, यानी 2 अक्टूबर की इसकी औपचारिक ऐलान भी जो है प्रशांत किशोर कर देंगे और इसकी शुरुआत जो है पटना से ही की जाएगी। पटना के गांधी मूर्ति यानी गांधी मैदान से ही होगा और इसको लेकर जो है जनसुराज पूरी तैयार है। और आज जो है युवा सम्मेलन बुलाया गया है। युवाओं को अपने ओर आकर्षित करने में प्रशांत किशोर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज तक वो जो राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम किए हैं, सभी पार्टियों के उनके पास अनुभव है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका रही है बिहार में उनकी, और प्रधानमंत्री के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो ऐसे में सभी के गुण उनके पास है। प्रशांत किशोर जानते हैं, बिहार की नब्ज टटोल चुके हैं, वो बिहार से आते हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि अभी तक जो राजनीतिक जो सभी पार्टियों ने करते आई है, चाहे वो जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या जनगणना के आधार पर, सभी अलग अलग मुद्दे को लेकर उतरे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर एक अपना मुद्दा लेकर उतर रहे हैं, यानी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यानी चाहते हैं कि युवा अब हमारे साथ जुड़े। और आज जिस तरीके से भीड़ देखी गई है बापू सभागार में, इससे साफ अंदाजा लगता है कि प्रशांत किशोर से युवा प्रभावित हो चुके हैं। उन्होंने बयान जिस तरीके से दिया, मंच से संबोधित कर रहे थे और कह भी रहे थे प्रशांत किशोर कि हम युवाओं के लिए हैं, युवाओं को जोड़ेंगे, युवाओं को ही राजनीति में लाएंगे। ये भीड़ जो देखी जा रही है, 1500 की भीड़ जो है इस बापू सभागार में, उस भीड़ से ही सभी विधानसभा में बैठेंगे और इसी भीड़ के लोग होंगे। यानी कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़कर राजनीति में अब लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि युवा जब आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बिहार तरक्की करेगा। जो बिहार पीछे रह चुका है, वो रोजगार के मुद्दे पर हो या किसी भी मुद्दे को लेकर, जाति और धर्म पे जो बीजेपी माफ कीजिएगा जो बटा हुआ है बिहार, वो अब नहीं बटेगा। अब किसी की जाति पूछकर जो है राजनीति में नहीं लाया जाएगा, जाति के आधार पर वोट नहीं दिया जाएगा। कोई भी युवा हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो किसी भी जाति के हों। युवा को ही अब राजनीति में हम सक्रिय करेंगे और युवा जब अगर राजनीति में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो राजनीति जो है बिहार का विकास होगा। तो ऐसे में युवाओं को आकर्षित करने में प्रशांत किशोर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो युवा को आकर्षित किया। आज युवा सम्मेलन बुलाने का मकसद ही था कि युवाओं को जोड़ना। काफी संख्या में युवा आज बापू सभागार में मौजूद थे और इसी प्रशांत किशोर के नारे लग रहे थे और प्रशांत किशोर कह रहे थे कि ये सभी अब विधानसभा में बैठेंगे, हम किसी के लिए पैसा नहीं, टिकट के नाम पर पैसा नहीं लेंगे। उनकी काबिलियत, उनके टैलेंट, उनके जो पढ़ाई लिखाई है वो उनको हम जोड़ेंगे। यानी जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको जोड़ेंगे। यानी पढ़े लिखे लोग राजनीति में जब आएंगे तो जाहिर सी बात है अनिल कि वो बिहार का विकास होगा। वो सोचेंगे कि बिहार कैसे आगे तरक्की करे, देश तरक्की करे। जब बिहार तरक्की करेगा, बिहार का एक एक गांव तरक्की करेगा तो जाहिर सी बात है कि देश तरक्की करेगा। प्रशांत किशोर का मकसद ही है ना जाति और धर्म की बात करना। उनका मकसद है कि एक एक घर के युवाओं राजनीति में जब आएंगे तो उनका घर विकास करेगा। आज तक चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, वो सिर्फ अपने जात के लोगों की रोटी सेकते रहें और राजनीति करते रहें। लेकिन प्रशांत किशोर का मकसद है कि युवा को जोड़ना। इसलिए प्रशांत किशोर ने आज युवा सम्मेलन बुलाकर एक मैसेज दिया है उन राजनीतिक दलों को जो बिहार के पार्टी के में है, चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, तमाम पार्टियों को उन्होंने चुनौती दिया है और कहा है कि सभी के पसीने छूट जाएंगे जब युवा जब मैदान में उतरेंगे तो जी जान लगाकर बिहार के लिए काम करेंगे। तो इसलिए युवा को जोड़ने का उनका मकसद है और वो चाहते हैं कि युवा जुटे तो हम किसी के साथ
किसी को भी टिकट दे सकते हैं, किसी को भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और 243 सीटों पर जनसुराज जो है वो अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। यानी 243 सीट पर युवा को मौका मिलेगा, जो युवा हैं बिहार के उनको मौका मिलेगा। और इसीलिए प्रशांत किशोर ने युवा सम्मेलन बुलाकर एक मैसेज दिया है युवाओं के बीच कि आज तक उनके परिवार के लोग आज तक ये परिवारवाद का जो आरोप जो लगता रहा है सभी पार्टियों पर, वो कहीं ना कहीं जनसुराज पर नहीं लगेगा। इस बात का एक मैसेज देने का काम उन्होंने किया है और कहा है कि परिवारवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से उठकर, धर्मवाद से उठकर ये सभी युवा जो है जब विधानसभा में चुनकर जाएंगे तो अपने अपने जिले का, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का विकास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बिहार तरक्की करेगा। और सबसे ज्यादा अगर बिहार पिछड़ा है तो रोजगार के मामले में पीछे है। इसलिए प्रशांत किशोर का मकसद ही है युवा को जोड़ना। जी अनिल। जी अनिल। प्रशांत किशोर ने बिहार के अलग अलग जिलों से आए युवाओं को संबोधित किया है। जनसुराज बिहार के युवाओं की एक तरह से कहा जाए, वो कह रहे हैं कि जिद है, अगला कदम क्या होगा, क्योंकि 2 अक्टूबर की बात करें, 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने की बात है, औपचारिक घोषणा की गई है, लेकिन उस दिन क्या कुछ होगा, उस दिन 2 अक्टूबर को क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक नई पार्टी होगी और जनता, बिहार की जनता को सीधे साधने के लिए प्रशांत किशोर को एक अलग तरह से रणनीति उन्होंने बनाई, निश्चित तौर से बनाई होगी और बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो राजनीतिक रणनीतिकार हैं। क्या कुछ असर पड़ेगा, जन सुराज यात्रा का असर तो दिख रहा है बिहार में। अब आने वाले समय में जो पार्टी का निर्माण किया जा रहा है उसमें कौन कौन से लोग जुड़ेंगे और किस तरह से बिहार की जनता को वो साधेंगे, ये बड़ी बात होगी। जी जी, देखिए हम निश्चित तौर पे कहा जाए कि प्रशांत किशोर ने बिहार के अलग अलग जिलों से आए युवाओं को संबोधित किया है और एक बड़े 20,000 युवाओं को संबोधित किया उन सभा में शेखपुरा में। जनसुराज उन युवाओं की जिद है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं और वो लगातार कर रहे हैं। हम बिहार से अपने संवाददाता संजय से नहीं जोड़ पा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जाए जनसुराज उन युवाओं की जिद है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, ऐसे उन्होंने कहा है। और बैठक में मौजूद युवा, भारी संख्या में युवा मौजूद थे। सर्वसम्मति से एक तरह से कहा जाए निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक योग्यता को जनसुराज में नेतृत्व करने का आधार बनाया जाना चाहिए। संजय, पटना से संवाददाता संजय से एक बार फिर जुड़ेंगे। किस तरह से बिहार के जनता को वो एक तरह से अपना जो बातें हैं, जो अपनी बातें हैं उसको किस तरह से रखेंगे संजय, क्योंकि 2 अक्टूबर को अगर पार्टी बनाई जा रही है तो बिहार के लिए एक तरह से कहा जाए, अभी तो यात्रा ही निकाली गई थी, लेकिन बिहार के लोगों के लिए एक तरह से नई पार्टी है। कैसे उस तरह से कैसे वो बनाएंगे, अपनी जगह को कैसे बनाएंगे। हालांकि प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार हैं और आने वाले समय में कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे जो निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव वो देख रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा अनिल। जिस तरीके से लगातार लग रहा है कि युवाओं को जोड़ने का मकसद ही है बिहार को तरक्की के राह पर ले जाना, और वो जब 2 अक्टूबर को इस बात की घोषणा करेंगे, ये पहले से भी चर्चा थी कि जनसुराज जो पदयात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे भी जाने जाते हैं और अच्छी तरीके से उन्हें पता है कि एक एक तमाम पार्टियों के साथ उन्होंने काम किया है, तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से इस बात की जानकारी है कि वो चाहते हैं कि युवा कैसे तरक्की करेंगे, राज्य कैसे तरक्की करेगा, उनका विधानसभा कैसे तरक्की करेगा। वो एक एक चीज़ जनता के बीच मैसेज देने का काम कर रहे हैं। वो लगातार करीबन
पदयात्रा पर वो रहे हैं और कई महीनों तक पदयात्रा पर रहे हैं, लोगों के बीच गए हैं और उन्होंने एक एक बात कहा है कि आपका बच्चा तरक्की नहीं कर रहा है, लेकिन लालू यादव का बच्चा तरक्की कर रहा है, लालू यादव के पूरे परिवार आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के दल के उन्होंने इशारा किया हो तो सबसे ज्यादा अगर किया हो तो लालू यादव पर किया हो, क्योंकि परिवारवाद का आरोप उन पे ही लगता है। और आज भी वो मंच से लालू यादव पर ही इशारा कर रहे थे, तेजस्वी यादव पर ही हमला कर रहे थे। यानी उनको पता है कि लालू परिवार पर राजनीति करनी है, लालू परिवार पर ही निशाना साधना होगा। प्रशांत किशोर इस बात को भली भांति जानते हैं कि बिहार में अगर किसी बड़े चेहरे के तौर पर हैं तो अभी भी नीतीश कुमार के बाद कोई है तो वो हैं तेजस्वी यादव, लालू परिवार है, लालू यादव है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि विपक्ष पे हमला करना जरूरी है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर लोगों के बीच लगातार संपर्क कर रहे थे जनसुराज यात्रा के दौरान। जनसुराज यात्रा के दौरान जेडीयू पर भी हमला बोले हैं कि यहां पर कुछ नहीं हो रहा है, ये सरकार बिल्कुल सही नहीं है सरकार। बीजेपी पर भी हमला करते हुए नजर आती है। तो क्या जनसुराज यात्रा जिस तरह से चलाई गई और अब एक पार्टी बनाया जा रहा है, क्या लगता है ये अपनी जगह, ये अपना अलग तरह से ये पार्टी चलाएंगे या फिर किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे 2025 में? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, देखिए आज उन्होंने मंच से ऐलान भी कर दिया है कि 243 सीटों पर ही जनसुराज अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बिहार में वो अकेले 243 सीट पर युवाओं को मौका देगी, जो नए चेहरे हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो उन्हें समझ है अच्छी तरीके से, उन्हें ज्ञान है, जो 8वीं फेल 10वीं फेल हैं, उनके साथ युवा नहीं जाना चाहते हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव हाल के दिनों में ही यात्रा पर थे और वो लगातार ये मैसेज दे रहे थे कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम मुद्दों को लेकर लगातार तेजस्वी हमला कर रहे थे। उस मुद्दों को लेकर अब प्रशांत किशोर युवा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर भी युवा की श्रेणी में आते हैं और युवा हैं तो जाहिर सी बात है कि युवा की बात करेंगे। और आज उन्होंने ये बात मन से साफ तौर से कहा है कि हम उसी बीच से लाएंगे जो हमारे बीच के हैं, जो हमारे परिवार के नहीं हैं, जो हमारे जात के नहीं हैं। ना हम उनसे जात पूछेंगे, ना उनका धर्म पूछेंगे, हम ये देखेंगे कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। क्योंकि हम 10वीं फेल के साथ, वो 9वीं फेल नहीं कह रहे थे, मतलब 10वीं फेल, इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था, लेकिन बिना नाम लिए हुए उन्होंने हमला किया है और सीधे तौर पर कहा कि युवा अब प्रशांत किशोर के साथ रहना चाहते हैं। युवा जो है वो प्रशांत किशोर के साथ राजनीति में आना चाहते हैं और इसलिए वो युवा को आकर्षित कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से युवा सम्मेलन बुलाकर एक मैसेज दिया है, कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 243 सीट पर जब युवा लड़ेंगे तो काफ़ी जोश और उमंग के साथ लड़ेंगे, क्योंकि जिनके परिवार के लोग हैं राजनीति में वही राजनीति में आएंगे, जिनके परिवार के लोग डॉक्टर हैं वो उनके परिवार के लोग डॉक्टर बनेंगे। ऐसा तो नहीं है जहां जिनके परिवार के लोग इंजीनियर हैं वहां इंजीनियर नहीं बनेंगे, जिनके परिवार में IAS IPS हैं उनके परिवार के लोग नहीं बनेंगे। ये काबिलियत की बात हो रही है, यहाँ उनके टैलेंट की बात हो रही है कि अगर वो पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर टैलेंट है और जनता के लिए वो हित सोचते हैं। शुक्रिया। लेकिन निश्चित तौर पे अब कहा जाए कि देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह से जनसुराज यात्रा, एक पार्टी जनसुराज यात्रा हुई और उसके बाद एक पार्टी का ऐलान किया जाना है। आने वाले समय में किस तरह से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक पार्टी का जो गठन हो रहा है वो किस तरह से दिखेगा, वो 2025 में विधानसभा जो चुनाव है उसमें दिखने की उम्मीद है। अब किस तरह से क्या कुछ रणनीति बनाएंगे पूरी तरह से प्रशांत किशोर पर डिपेंड करता है कि युवाओं के साथ वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। एक प्रशांत किशोर खुद युवा है और युवाओं को लेने की बात करते हैं। युवा सम्मेलन में बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही शक्ति भरने की कोशिश की है युवाओं में कि बिहार की जो राजनीति है 2025 के चुनाव में आप लोग एक योग्य युवा आगे बढ़े, राजनीति में युवाओं को लाने की पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की है। अगली खबर देखिए, हम उस पर आ रहे हैं जहां पटना में बहुत बड़ी बात है, जहां CMO को बम से उड़ाने की धमकी दी। इस पर हम चर्चा करेंगे संजय से। अलकायदा ग्रुप के नाम से यह भेजा गया, CMO को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। संजय,
इस मामले में सचिवालय थाना में 2 अगस्त को सचिवालय थाना के थानेदार संजीव कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया। पुलिस की माने तो सीएमओ के सरकारी मेल आईडी पर 16 जुलाई को ही मेल आया था, सीएमओ को बम से उड़ा दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके पहले भी आतंकी हमले बिहार में हुए हैं। पुलिस को इस मामले में बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि खुद अगर लेटर की बात करें तो मेल की बात करें तो हल्के में नहीं लेने की कोशिश न करें। इसमें लिखा गया है मेल अलकायदा ग्रुप के नाम से भेजा गया। सचिवालय थाने की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूरे मामले की जांच में एटीएस की टीम जुट गई है। संजय, ये बहुत बड़ी बात है, जहां सीएमओ में बम की बात की गई है। एक तरह से धमकी भरा यह मेल था। जी बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2023 में आए थे पटना के गांधी मैदान में, उस वक्त भी बम ब्लास्ट हुआ था और वो हुंकार रैली के दौरान बम ब्लास्ट हुआ था। भले उसमें कई लोगों की जान भी गई थी और जो व्यक्ति आतंकी था वो मानव बम जो अपने अंदर फिट कर रहा था, पटना के जक्कनपुर जो है कह सकते हैं कि मीठापुर बस स्टैंड के पास जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय था। और कहीं ना कहीं उसको लेकर अब जो है फिर एक बार बिहार की राजधानी पटना को दहलाने की साजिश जो है वो आतंकी अलकायदा के द्वारा रची जा रही है। और ये मेल कहीं ना कहीं चेतावनी भरा मेल है, जो एक सरकार को चेतावनी दिया गया है। सीएमओ को एक मेल किया गया है और उस मेल 16 जुलाई को आया था। उसके बाद ये मामला जो है वो 2 अगस्त को दर्ज किया गया, यानी वो मेल को काफ़ी समय के बाद, यानी काफ़ी दिनों के बाद जो है वो चेक किया गया, जिसके बाद ये बात पुलिस के कानों तक गई और उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तमाम आला अधिकारी इस पर मंथन करने में लगे हुए हैं। एटीएस की टीम जो है इस पर जांच शुरू कर दी है और इस मामले को सचिवालय थाने के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने ही मामले को दर्ज करवाया है और पूरी तरीके से इसके लिए जाँच की जा रही है। एक एक चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का लगातार जो है कार्यक्रम होता है, सरकारी कई कार्यक्रम होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री खुद कार्यक्रम में जाते हैं और उसका शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं। उस दौरान कुछ भी हो सकता है, बड़ी घटना को आतंकवादी जो है अंजाम दे सकते हैं। अगर इस तरह के मेल के जरिए अगर धमकियां मिल रही है और वो भी कहा गया है कि इस पर लापरवाही ना बरतें, तो कहीं ना कहीं एक सवाल प्रशासन पर भी बनता है और अधिकारियों पर भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से ये धमकी भरा मेल आना एक सवाल है, क्योंकि आखिर इतने दिनों के बाद मेल देखा गया, पहले क्यों नहीं? 16 जुलाई को जब ये मेल आया था उस वक्त ही इसकी जांच शुरू हो जानी चाहिए थी। 16 जुलाई के बाद से ही पूरी तरीके से हरकत में प्रशासन को आनी चाहिए थी, अधिकारियों को आनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये समय लग गया और 2 अगस्त को इस मामले को दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब इस पर सवाल बनता है और लगातार इसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पे है और पूरे बिहार में अलर्ट पे है, पटना में अलर्ट पे है और तमाम चीज़ों को लेकर जानकारियां जुटा रही है। वहीं 15 अगस्त भी है और ऐसे में कई राज्यों को रेड अलर्ट पर भी रखा जाता है, कई जगहों पर अलर्ट रहता है, रेड अलर्ट रहता है, क्योंकि 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है खास तौर पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, परेड होते हैं, सुरक्षा के काफ़ी चाक चौबंद होते हैं, झंडा तोलन होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है चर्चा का बाजार गर्म हो गया है उससे पहले, और राजनीतिक महकमे में भी इसकी बात की चर्चा खूब हो रही है। तमाम जो विपक्षी पार्टी है वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह के मेल क्यों आ रहे हैं, आखिर वजह क्या है इसके पीछे। तमाम चीज़ों को लेकर सवाल जो है सबके जहन में आ रहा है कि आखिर जब बिहार के मुख्यमंत्री को इस तरह की धमकी भरा मेल आना, कहीं ना कहीं इस पर जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए और एटीएस की टीम जो है अभी से ही जांच शुरू कर दी है। और जब से ये मामला दर्ज किया गया है तब से ही एटीएस की टीम पूरी तरीके से नजर बनाई हुई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कई बार चूक हुए हैं, ऐसी पहली मामले नहीं है, बल्कि पहले भी बम से उड़ाने के पटना एयरपोर्ट को धमकियां मिली है। आज भी पटना एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं उन्हें एक मेल आया है बम से उड़ाने के लिए, वहां पर भी डॉग स्क्वाड की टीम, बम स्क्वाड की टीम पूरी तरीके से जांच कर रही है और एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। पहले भी कई बार एक बार खबरें भी आई थी कि अनिल की जो है इंडियन एयरलाइंस में जो है बम रखा गया है, उसमें हड़कंप मच गया, सभी यात्री जो है डरे सहमे थे। उस वक्त प्लेन उड़ा नहीं था, उड़ान नहीं भरा था,
जिस वक्त ये खबरें आई और उसके बाद जो है सभी यात्री को बाहर सुरक्षित निकाला गया, पूरी तरीके से जांच की गई। बाद में मामला चला कि जिस व्यक्ति ने इस बात की सूचना दी थी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल है और लगातार इस तरह के पटना को धमकी मिल रहा है, धमकी भरा मेल आ रहा है, धमकी भरा पत्र आ रहा है और ऐसे में पटना एयरपोर्ट से लेकर सीएमओ तक कहीं ना कहीं ये मेल एक बार फिर से चेतावनी दे रहा है आतंकवादी के द्वारा, क्योंकि अलकायदा जो है बहुत बड़ा आतंकी संगठन है, जबकि जम्मू कश्मीर में कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं, कई जवान हमारे शहीद हो चुके हैं इस मामले में और आतंकी मुठभेड़ हो चुके हैं और मुठभेड़ में कई आतंकी मारे भी जा चुके हैं। लेकिन फिर से एक बार पटना को दहलाने की साजिश कहीं तो नहीं रची जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही बम बनाने के लिए घर में जो है पुलिस ने छापेमारी की और कई बम के दस्तावेज मिले हैं, उसमें उसकी भी तार जोड़े जा रहे हैं और उससे तार जोड़कर इसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर पटना में ये धमकी आने से पहले कुछ दिन पहले ही एक पटना के आवास घर में ही जो बम बनाने का कार्य तमाम बातचीत के लिए चल रहा था। संजय, आपका शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर पटना पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। सचिवालय थाने की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और पूरे मामले की जांच में एटीएस अब पूरी तरह से एक्शन में है। पूरी तरह से एटीएस की टीम जांच में जुट गई है। अब हम बात करेंगे अयोध्या की, जहां अयोध्या गैंगरेप प्रकरण की मामला है, जहां बीजेपी डेलीगेशन पीड़िता की मां से मिले हैं। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के गैंगरेप प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने काफी गंभीरता से लिया है। रविवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने पीड़िता की मां से मिले और कहा कि इस पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय नेतृत्व के पास रखूंगा। वहीं राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। निश्चित तौर पे कहा जाए कि इस गैंगरेप मामले पर अगर सीएम की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पूरी तरह से वो भी एक्शन में है कि किसी भी, और गिरफ्तारी की बात करें तो लगातार एक्शन, पुलिस एक्शन में है और गिरफ्तारियां भी हो रही है। और देखिए, ये जहां तक बात पीड़िता की मां से मिलने की है, ये पूरी तरह से बीजेपी अपनी जो उसको वहां पर रखेगी और उसके बाद सारी बातें सामने आएगी। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे पर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर पूरी तरह से शुरू हो चुका है। हम अब बात करेंगे रांची की, जहां पीएनआर चाणक्य होटल में कार्यकारिणी की टीम की बैठक में केंद्रीय मंत्री सह हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी भी मौजूद रहे। संतोष सुमन मांझी, हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी रांची पहुंचे। झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इसमें पार्टी के विधायक और सांसद भी शामिल रहे। इसमें केरल से हम पार्टी के केरल से जो कुछ पार्टी थी जो हम पार्टी में मर्ज किए हैं। आज आपको बता दें कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर, जिसे संक्षेप में हम कहा जाता है, बिहार में मौजूद एक भारतीय राजनीति पार्टी है। बिहार में यह पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की एक स्वाभाविक सहयोगी भी है। इसे 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक नया चुनाव चिन्ह कड़ाही मिला। इसे औपचारिक रूप से 8 मई 2015 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिन्हें 2015 के बिहार राजनीतिक संकट के बाद जनता दल यूनाइटेड पार्टी को 18 अन्य लोगों के साथ छोड़कर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठन किया गया था। पार्टी ने जून 2014 में अपने नाम में सेकुलर जोड़ा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर बन गई। आपको बता दें कि जुलाई 2014 में चुनाव आयोग ने हम एस को एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी। बता दें कि जुलाई 2015 में पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल हो गई। ये छोटा सा एक तरह से कहा जाए हम पार्टी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिहार में 4 लोगों ने जीत दर्ज की है, जिसमें जीतन राम मांझी, ज्योति देवी, अनिल कुमार, प्रफुल्ल कुमार मांझी हैं, जो 4 लोगों ने जीता है, उनके लोगों ने जीता। और अगर बात करें कि संतोष सुमन की बात करें तो 2018 रूप में संतोष कुमार मांझी हैं। उन्होंने कई ऐसी बातें कही है आज झारखंड में अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए
हम पार्टी की ओर से कई दिग्गज नेता यहां पहुंचे और पूरे प्रदेश भर से पार्टी के सदस्य यहां पर पहुंचे। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं संतोष सुमन मांझी ने क्या कुछ कहा झारखंड में। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में हम किन जगह पर चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी जो विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा है, उनको हम कैसे और आगे बढ़ाएंगे, कैसे गरीबों की आवाज़ बनेंगे, कैसे उनको सशक्त करेंगे, इस पर भी एक चर्चा हो रही है। और जो चर्चा से विषय निकल के आएगा हमारे आने वाला आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर एक घोषणा पत्र के रूप में विकसित होकर के काम करेगा। और झारखंड में हम लोग आए हुए हैं, झारखंड के में भी चुनाव होना है, तो हम लोग अपने सदस्यों से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय है, हम लोग यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, हमारी जो संगठनात्मक यहाँ की क्या स्थितियाँ, हमारी पार्टी की क्या है, पार्टी किस स्तर पर यहाँ पर खड़ी है। अगर ऐसा विचार आएगा कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम लोग इस पहलू पर भी चर्चा करेंगे कि हम एनडीए में बिहार में हैं और देश में भी एनडीए के घटक दल हैं, तो हम उनसे भी वार्ता कर सकते हैं। माननीय सदस्य जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, उनसे भी बात करके हम लोग अपनी पार्टी के बात को रखेंगे। बिहार में चुनाव होने, हम पार्टी अगर बात करें, झारखंड में बात करें, हम पार्टी अपने राजनीतिक विस्तार के लिए झारखंड में जिस तरह से आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें कई बातें सामने आई है अपने पार्टी के विस्तार के रूप में। सीधे सुमन का ये भी कहना है कि यूपी और बंगाल में भी पार्टी का विस्तार करेंगे, झारखंड में भी पार्टी का विस्तार किया जाएगा और वो सीधे विधानसभा चुनाव जो 2024 में होना है उसको लेकर पूरी तरह से एक कहा जाए कि कमर कस चुके हैं। और ये भी बात कह रहे हैं कि कुछ जगहों से हम लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ में जो सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत करने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ रांची से संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं, सीधे स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। संजय, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इस बैठक में कई दिग्गज नेता भी पहुंचे, मांझी जी भी पहुंचे, जीतन राम मांझी जो सुप्रीमो हैं, और उसके बाद संतोष सुमन भी पहुंचे। क्या कुछ लगता है कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें ये हम पार्टी जो आवामी मोर्चा है ये जगह बना पाएगी, यहाँ पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जगह बना पाएगी, या फिर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर विधानसभा क्षेत्र हैं जहां वो सीधे पार्टी के जो सदस्य हैं उसको सीधे उतारेंगे? जी अनिल जी, आपको बता दें कि आज रांची में हम पार्टी के सुप्रीमो और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी संतोष सुमन जी आज रांची पहुंचे हुए थे। उन्होंने जो है कि रांची के बीएनआर चाणक्य होटल में कार्यकारिणी सदस्यों की जो बैठक थी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस बात का भी ये जानकारी दे दी है कि अब रांची में यानी झारखंड में अब हम पार्टी का जो विस्तार है वो पूरी तरह से रहेगा। और इस तरह से उन्होंने ये दिखा दिया कि बिहार के बाद अब झारखंड में भी अब जमीन तलाशने शुरू कर दिए हैं राजनीतिक। और चूंकि आपको बता दें कि जीतन राम मांझी 1980 से राजनीतिक पृष्ठभूमि में कदम रख चुके हैं और वो लंबे समय से एक दलित चेहरा है और गरीब मजदूर की बात करते हैं और लंबे समय का एक उन्हें राजनीतिक तजुर्बा है। और आपको बता दें जिस प्रकार से बिहार में उन्हें राजनीतिक उन्हें विजयी हुई थी और आपको बता दें जिस प्रकार से उन्हें जनताओं का जो समर्थन है, गरीब और जो पिछड़े दलित जाति हैं उनका अच्छा खासा समर्थन रहा है, जिसकी वजह से उन्हें एक सीट चुनाव में जीत मिली है लोकसभा चुनाव में। और जिस प्रकार से बिहार में अभी उपचुनाव है और वहां पर भी उन्हें अपना प्रत्याशी उतारने की बात हो रही है। और आपको बता दें कि झारखंड में 2 महीने के बाद ही चुनाव है और अपने पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने आज बैठक की और इस बात की उससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर आगामी चुनाव में किस किस सीट से चुनाव के लिए जो है कि प्रत्याशी उतारा जाए। जी अनिल जी, आदिवासियों की भी उन्होंने बात की, उसे साधने की बात की है कि जिस तरह से जो गरीबी है या शिक्षा का अभाव है, दलित हो आदिवासी हो,
उन लोगों के उत्थान की भी संतोष सुमन ने बात की है। अब आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि किस तरह से विस्तार यहाँ पर कहा जाए कि झारखंड में किस तरह से विस्तार होना है। उसके लिए हम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। क्या संजय, जब आप आरजेडी के नेताओं से बात की, हालांकि ये कुछ ऐसे पार्टी भी है जिसे किरकिरी भी महसूस हो रही होगी कि कहाँ बिहार की पार्टी है हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, अब झारखंड में वो अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। कुछ पार्टी नेताओं को जरूर किरकिरी लगी होगी। आरजेडी नेताओं से आपने बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा है? जी, हमने आरजेडी नेताओं से हम पार्टी के आगमन पर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये चुनावी मेंढक हैं, जो कि जैसे जैसे चुनाव आता है और वैसे वैसे ये छोटे छोटे जो पार्टी होते हैं वो अपना चुनावी मैदान तलाशने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनकी जब बिहार में जनता इन्हें खदेड़ चुकी है तो झारखंड में भी इन्हें किसी तरह के चुनाव में इन्हें नतीजा नहीं मिलने वाला है। और चूँकि ये बात करते हैं कि देखा जा रहा है कि झारखंड में जो है कि भाजपा की जो गठबंधन है यानी एनडीए के साथ आजसू की गठबंधन है, और देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से तनातनी का माहौल है झारखंड में, सीट को लेके उठापटक भी चल रहा है आजसू के साथ में और भाजपा के साथ में, तो एनडीए के घटक दल हैं आपके हम भी, तो झारखंड में किसी ही प्रकार की ज़्यादा सीट तो मिलने की संभावना नहीं है। और देखा जा रहा है ये भी कि आखिरकार अगर एनडीए झारखंड में जमीन तलाश रही अपना राजनीतिक, तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए भी एक चिंता का विषय है और आजसू के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि गरीब की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं और मजदूरों की बात कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी ने के लिए संजय आपका शुक्रिया। तो निश्चित तौर पे कहा जाए कि हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन मांझी झारखंड पहुंचे। रांची के स्थित बीएनआर चाणक्य होटल में कारखानी टीम की बड़ी बैठक हुई। इसमें कई सदस्य और नेता भी मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में बहुत जल्द ही 2024 में चुनाव जो होने वाला है वो उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी विस्तार की बात कर रहे हैं और दलित और आदिवासियों की बात कर रहे हैं और कई बातों को लेकर ये चलना चाह रहे हैं, उसी को लेकर ये चर्चा हुई है। और इसमें उनका ये भी कहना है कि एनडीए के घटक दलों से भी, बीजेपी से भी बात करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनका सीधे कहना है कि कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर हमारे जो लोग हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, उसे जरूर टिकट दिया जाएगा। इस पर चर्चा हो रही है और ये आने वाले समय में हम पार्टी का विस्तार किस तरह से झारखंड में होगा, इसी को लेकर विचार विमर्श किया गया। और इसमें संतोष सुमन मांझी ने काफ़ी बड़ी बातें कही है कि हम बंगाल और यूपी में भी हम आगे विस्तार करेंगे। ये झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए पार्टी के सदस्यों से विचार विमर्श किया जा रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ झारखंड की राजधानी, झारखंड में किस तरह से जो वोटर है उसे किस तरह से साधने की कोशिश करेंगे, इस पर पूरी तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और जिसमें कई बातें सामने आई है। लेकिन एक और भी बात है कि कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो हम पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें थोड़ी किरकिरी हुई। आरजेडी के जब हमारे संवाददाता आरजेडी के प्रवक्ता से बात किए तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ बरसाती मेढक है और उसके बाद कुछ नहीं होने जाने का है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आने वाला समय क्या कुछ होता है जिसको लेकर ही हम पार्टी एक उम्मीद लगा के बैठी है कि झारखंड में भी कुछ करेंगे और कुछ सीटें वो अर्जित करेंगे। इसको लेकर पूरी तरह से हम पार्टी जो है, पूरी तरह से पार्टी के सदस्य पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। इस खास पेशकश में, भारत की बात में खास पेशकश में इतना ही। लाइव इंडिया हर पल में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।